वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की जो आने वाली वैकेंसी हैं उनकी तैयारी किस प्रकार की जाए, कैसे अपनी एक जॉब सुनिश्चित की जा सकती है, कैसे मैंने तैयारी की थी। आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं कि बताइए कैसे तैयारी करनी है, कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अभी नई तैयारी करने के लिए लगे हैं। बहुत सारे पिछली बार 2018 में नहीं हो पाए थे, वो अभी कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप डी वाले भाई हैं जो नहीं हो पाए, 1-2 नंबर से रह गए। तो दोस्तों अब की बार कैसे तैयारी करनी है, क्या मिस्टेक करते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे शुरू से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस ज़रूर पता रहना चाहिए। तो आपको क्या टास्क करना है, अभी भी आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका डिटेल सिलेबस आप लिख लीजिए। अपनी एक रफ फेयर बनाइए और उसमें वहाँ उसका डिटेल सिलेबस आपको लिख लेना है। ये आपके लिए होमवर्क है। जिस किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं डिटेल सिलेबस आपको लिख लेना है कि आपको क्या पढ़ना है, इसका क्या रीज़न है। देखिए, आपको क्या पढ़ना है आपको ये तो पता रहेगा, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है वह भी आपको पता रहेगा, क्योंकि गलत डायरेक्शन में तैयारी नहीं जानी है, हमको एकदम एक्यूरेट तैयारी करनी है। तो आपको सिलेबस की पता रहना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में सिलेबस को मेंशन कर लेना है सबको अच्छे से। दोस्तों सिलेबस लिख लेंगे, इससे हमें पता रहेगा हमें क्या पढ़ना है और हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, कौन से कवर कर चुके हैं। एक आइडिया रहेगा, हमको पता रहेगा इन द एंड हमारी सिलेबस ख़त्म होने के बाद। दोस्तों पहला जो मैंने आपको बताया सिलेबस, चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है। आप यहाँ से चैनल पर जाके ले सकते हैं, वीडियो में बताया हुआ है। टीटी का भी देखिए दोस्तों, कंफर्म सिलेबस कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने इसका भी सिलेबस डाला हुआ है। अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपना सिलेबस लिख लीजिए कहीं से, इसका मैंने अभी नहीं डाला है। और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि आपको सिलेबस का पता रहना चाहिए। व्हाट शुड यू रीड, व्हाट शुड डोंट रीड। तो आपको उससे सबसे पहले सिलेबस को लिख लेना है। तो दोस्तों सिलेबस लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस आपने पहला टास्क क्लियर कर लिया, आपने सिलेबस को लिख लिया। उसके बाद में आपको आ जाना है, सिलेबस के आधार पर आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको थ्योरी को ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देते हैं या टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप बिना थ्योरी पढ़े टेस्ट या क्वेश्चंस लगाएंगे आप कर नहीं पाएंगे, जिससे आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट हो सकते हैं और वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, या तो आप कोई पेड बैच ले रखे होंगे, या आप ऑनलाइन अगर कैपेबल नहीं है तो आप यूट्यूब से, कैपेबल हैं भी फिर भी यूट्यूब पे बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जिस किसी का भी आपको पढ़ना है, मान लीजिए आपको मैथ पढ़ना है तो आप मैथ का सर्च मारिए और पढ़िए। लेकिन आपका इसमें एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है। आपको जहाँ से भी आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही टीचर से पूरा मैथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपने एलसीएम इधर से कर लिया और एचसीएफ आपने दूसरे टीचर से कर लिया। आपको एक टीचर को ही समय देना है पूरा। अगर मैथ के लिए आपने उनका आपको अच्छा लगता है तो पूरा मैथ आपको उन्हीं से पढ़ना है। ऐसा नहीं है अलग अलग। मान लीजिए आपका वहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस एक ही टीचर से पढ़ना है, जगह जगह नहीं जाना है। क्योंकि उससे किसी टीचर का अलग तरीका होता है, कोई परसेंटेज से शुरू करता है, कोई नंबर सिस्टम से शुरू करता है, कोई किसी टॉपिक को दूसरे टॉपिक में बताता है, कोई पढ़ाने का तरीका अलग रहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, किसी भी एक टीचर से आपको करना है। अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो ये अच्छा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, वहाँ से आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों ये हुआ थ्योरी का पोर्शन, आपको सब थ्योरी को पढ़ लेना है, लेक्चर आपको ले लेने हैं वहाँ से। अब लेक्चर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपका काम होना चाहिए, आप एक फेयर बनाइए मैथ की बड़ी सी, और उसमें जो भी टीचर आपको क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो आपको कंसेप्ट दें या ट्रिक देते हैं बहुत सारे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चनों की ट्रिकियाँ होती हैं, कंसेप्ट होते हैं। आपको क्या करना है, वो उनका सबका नोट्स बनाना है। आपको उसको नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। क्योंकि आप अभी मान लीजिए नंबर सिस्टम का आप 11 का विभाजकता का नियम पढ़े, अभी आप इसको पढ़ लिए तो आपको आता है वो, आपको कुछ 1 दिन तक 2 दिन तक आप उसके माइंड में रहेगा।
लेकिन आपको पूरा सिलेबस करना है। आपको 1 महीने बाद इसको देखेंगे तो शायद आप इसको भूल चुके होंगे। तो इसको क्या कर लेना है, नोट्स में आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप 10 दिन बाद भी इसको देखेंगे। एक बार देखने से आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना है उसका। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें उसके नोट्स ज़रूर बनाइए और उसको रिवीजन के लिए आपके लिए बेटर रहेगा। जब कभी भी आपको थोड़ी कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप अपना नोट्स खोल के उसको देख सकते हैं। आपको बार बार लेक्चर पे नहीं जाना पड़ेगा और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया नोट्स का तीसरा पॉइंट, आपको नोट्स बना लेना है। अब उसके बाद में क्या करना है, देखिए आपने थ्योरी का लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर देख चुके हैं, आप नोट्स बना चुके हैं। अब आपको आ जाना है अपने हाथ से क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, आपको अच्छी सी बुक लेनी है कोई। आपके पास अगर बुक है तो आप उससे पढ़िए, नहीं है तो आप एस.टी. यादव की मैथ की बुक आती है, हिंदी माध्यम की बुक है, शायद इंग्लिश माध्यम में भी अभी आ गई हो तो आप देख सकते हैं। इसको आपको ले लेना है और यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने हाथ से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जिस टॉपिक को आप पढ़े, मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़े हैं, परसेंटेज का टॉपिक आप पढ़े हैं तो उसका आपने नोट्स बना रखे हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए बुक पे चले जाना है। बुक से आपको सारा क्वेश्चन अपने आप करना है और बुक में क्वेश्चन करने के बाद आप आ जाइए प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट में भी आपको करना है, क्योंकि आप बुक में कर चुके हैं तो आप प्रैक्टिस सेट में भी आप वही क्वेश्चन होंगे, आप बोर होंगे, लेकिन आपको करना ज़रूर है वो। आपको लगेगा कि अभी ये मैंने बुक में किए हैं, अभी ये यहीं सेम क्वेश्चन है, आप छोड़ देंगे। आपको इग्नोर कोई क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सब पढ़ना है। क्योंकि एक बार 2 बार करेंगे इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आता भी है उसको भी करना है, नहीं आता उसे भी करना है। मान लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस में फंस रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने टीचर से जहाँ से दोबारा आप चले जाइए वहीं आपको पूछना है, उनसे क्लियर करने के बाद ही आपको अगले टॉपिक पे जाना है। जब तक आपका वो क्लियर नहीं हो जाता आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसके लिए दोस्तों ये हुआ, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे। बुक में से जो भी हमारे पास अच्छी बुक है उसमें से हम प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा लास्ट पॉइंट होता है रेगुलरिटी। किसी भी चीज़ में आप मान लीजिए आप 10 दिन तक आपने ये फॉलो किया, 11वें दिन आपने मैथ को नहीं किया, या ऐसा हो सकता है आप एक दिन 3 घंटे मैथ पढ़ लिए और दूसरे दिन आप मैथ को समय ही नहीं दिए। आपको ऐसा नहीं करना है, सब सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, किसी को कम देना है ज़्यादा देना है, ये अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर आप तय करेंगे। मैथ आपका वीक है तो मैथ को आपको ज़्यादा समय देना होगा, ये आप अपनी स्ट्रेंथ के आधार पर तय करेंगे। आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, चाहे वो मैथ हो चाहे वह रीजनिंग हो, समय आपको सबको देना है, चाहे साइंस हो। डेली आपको रेगुलरिटी ज़रूर देनी है, क्योंकि आप एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ेंगे या 2 दिन छोड़ देंगे, 2 दिन आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेंगे और 2 दिन तक नहीं छेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम पढ़ना है लेकिन रेगुलर पढ़ना है, आपको रेगुलर पढ़ना है। तो दोस्तों ये था रेगुलरिटी का। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन। जो भी आप पढ़े हैं आपको उसको एक बार, जो आपने नोट्स बनाए वहाँ से आप देख लीजिए एक बार आपने क्या पढ़ा था, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, सबके लिए मैं अभी सेम बता रहा हूँ, आपको उसको देख लेना है। मान लीजिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो देखने होते हैं, जैसे मैंने बताया 11 का डिवाइड का नियम है, 7 का है, या और कोई भी आप देख सकते हैं। परसेंटेज के बहुत सारी फ्रैक्शन होती हैं जो आपको बदलनी होती हैं, वो आपको बार बार ना निकालना पड़े, उनको आपको सबको देख लेना है। या साइंस के रिवीजन तो कंपलसरी आपको करना ही है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या बायो हो। जनरल स्टडीज़ आपको पढ़ना है, उसका भी आपको रिवीजन करना होगा। उसके बाद में टाइम टेबल। अब इसको करना कैसे है, एक टाइम टेबल के आधार पर करना है। टाइम टेबल कैसे बनाएंगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। तो देखिए टाइम टेबल आप अपने आधार पर बनाएंगे, आप कब फ्री रहते हैं, कब आप क्या करते हैं। टाइम टेबल है ये आपको सेल्फ अपने रूटीन के आधार पर बनाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहीं पढ़ने जाते होंगे या आपको कहीं खेलने जाना होता होगा, तो ये टाइम टेबल आपको अपने आधार पर बनाना है, कब आप प्रॉपर समय दे पाते हैं। लेकिन 5 से 6 घंटे की स्टडी के लिए आप टाइम दीजिए शुरुआत में। अगर आप तैयारी करना शुरू किए हैं तो आप धीरे धीरे अपना समय लीजिए, 4 से 5 घंटा दीजिए और उसको बढ़ा दीजिए, 7-8 घंटा तक कर दीजिए दिन में। अगर आप चाहते हैं एक ही बार में एग्जाम निकालना, बार बार आपको तैयारी ना करनी पड़ी, तो आपको टाइम टेबल पर अच्छा खासा ध्यान रखना होगा, अपना टाइम टेबल बनाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि आपको पढ़ाई में पूरी तरह से विलीन हो जाना है। आपको बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं वो भी करनी है उसके साथ में।
मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो वीकेंड में संडे के दिन आप कुछ मत पढ़िए, आप घूमिए फिरिए, जो भी आप करते हैं वो कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको अपने लिए देना होगा माइंड फ्रेश के लिए। लगातार पढ़ते रहना भी ये भी समस्या का विषय है। आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई को बोझ लेने लगेंगे अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो एक आपको 10 दिन तक 15 दिन तक अच्छा लगेगा जोश में, लेकिन बाद में आप बोझ लगने लगेगा वो। उसको आपको क्या करना है, बीच में संडे को वीकेंड में आपको गैप लेना है, मूवी देख सकते हैं या जो भी आप करते हैं वो कर सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी तो आप दिन में भी 1-2 घंटे निकाल के समय अपना कर सकते हैं। अब उसके लिए अगली बात करते हैं परमानेंट प्लेस। दोस्तों देखिए, ये क्या है, ये छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही असरदायी है। परमानेंट प्लेस का मतलब है जहाँ भी आप पढ़ते हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में अभी पढ़ते होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट अपने होम पे ही पढ़ते होंगे घर में, तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपना टेबल चेयर, परमानेंट प्लेस मतलब जहाँ आप आज पढ़ रहे हैं वहाँ आप कल भी पढ़ें, परसों भी पढ़ें, क्योंकि उससे आपका एक मेंटली आपको लगता है अपनी जगह, वहाँ आप कंफर्ट फील करने लगते हैं। जगह देखने में सुंदर हो, अच्छा नहीं है, लोग पढ़ने को झोंपड़ियों में भी पढ़ते हैं बैठ के, आपको बस देख लेना है कि आप परमानेंट जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप अच्छे से बैठ के कम से कम दिन के 4 से 5 घंटे पढ़ सकें विदाउट डिस्टरबेंस, आपका माइंड कोई इधर उधर डाइवर्ट ना हो। उसके लिए ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट घर में बैठ के पढ़ते हैं और घर में इधर उधर कोई गेस्ट आ रहा है या कोई आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना 100% माइंड भी उधर देना होगा, आपका माइंड इधर उधर ना हो, इसके लिए आपको एक अच्छी जगह एकांत में बना लेनी है जहाँ आप पढ़ सकें। डेली पढ़िए वहाँ पर, जगह देखने में सुंदर हो ये अच्छा नहीं है, बस आपको बैठ के पढ़ना है। हमारा मेन मोटिव है हमको पढ़ना है, कैसे भी बैठ के पढ़ें। अपना टेबल चेयर लगाइए वहाँ पर, अपनी बुक्स अरेंज कीजिए और वहाँ पर बैठ के पढ़ने लग जाइए। अब बात करते हैं अगले की, बुक्स की। देखिए दोस्तों, बुक्स का क्या है, इसमें आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको बुक्स ज़रूर जुटा लेनी है, इसमें लापरवाही ना करें आप। चाहे वो मैथ की अच्छी बुक हो, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको जुटा लेने हैं, साइंस की बुक्स हैं बहुत सारी, और भी कई जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सब आपको जुटा लेने हैं। इसमें आप लापरवाही ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट टाइम पे बुक्स खरीद के लाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम 1 महीने पहले आप बुक लेके आएंगे तो आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आप पहले से बुक जुटा लीजिए और धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों सेम रूटीन मैंने साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, करंट अफेयर, जीएस के लिए, सब के लिए सेम रूटीन है। इनकी बुक्स मैंने बताई हुई हैं, प्रैक्टिस सेट बताए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। आपको सेम रूटीन इनके लिए भी फॉलो करना है, ये केवल मैथ के लिए नहीं है, साइंस, रीजनिंग, करंट, जीएस सब के लिए आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, वो है आप डेली का टारगेट बना लीजिए। टारगेट आपको ज़रूर बना लेना है। टारगेट का मतलब, मान लीजिए आपको मैथ में आज नंबर सिस्टम का एलसीएम टॉपिक कवर करना है तो वो करना ही है आपको। उसके अलावा आप जो भी करें लेकिन टारगेट बना के कीजिए कि आपको साइंस के आज एक चैप्टर ख़त्म करना है, प्लस आपको 50 क्वेश्चन डेली करने हैं। ये टारगेट बनाइए और उसको पूरे दिन अचीव करने में लगा दीजिए। रीजनिंग के आपको मान लीजिए 100 से 150 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करने ही करने हैं, तो वो आपको करना ही है। आपका जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाता आप हिलिए मत, आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए जब तक आप अपना टारगेट क्लियर नहीं कर लेते। एक ये पॉइंट है, आपको टारगेट ज़रूर बना लेना है। अब बात करते हैं मैथ्स वगैरह की। दोस्तों मैथ्स को आपको वही समय देना है, आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं आपको, उसके बाद में बुक की प्रैक्टिस करनी है बुक पे, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट पे आ जाना है। प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूं, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिए। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं रेलवे में 2018 की, कोई भी उसकी शिफ्ट हो, कोई भी वैकेंसी हो या हाल फिलहाल की एनटीपीसी की हो, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये मैथ के लिए भी अप्लाई होता है और यह रीजनिंग के लिए भी होता है और ये साइंस के लिए भी। ये तीनों आप यूथ कंपटीशन की लेके आ जाइए और उसमें से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसके पैटर्न में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले लेक्चर, नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट लगाना है अपने आप से, और बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कंसेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। और सेम केस आपको रीजनिंग के साथ भी करना है और सेम केस आपको साइंस के साथ भी करना है। तो आपको दोस्तों आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है।
मैंने आपको बताया सिलेबस लिखिए पूरा, आपको जो भी मैंने बताया आपको पूरा एक बार करके देखिए, क्योंकि मैं अपने आपसे पर्सनल अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कैसे पढ़ा था, पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, इसी आधार पे मैंने पहली बार में एग्ज़ाम निकाला था। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही करना तो आप एक बार की तैयारी कीजिए, बार बार तैयारी आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, और ना ही कोई स्टूडेंट चाहता कि वो बार बार तैयारी में उलझता रहे। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आपने पता होगा कि बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि विटामिन्स की होती है, लोक नृत्य की ट्रिक होती हैं। इन सब पे भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप बोर हों तो ये ट्रिक्स व्रिक्स बहुत सारी फ़नी ट्रिक होती हैं, उनको लेके बैठ जाइए, उससे भी आपको मिलेगा। और एक और बात, आपको लंबा स्टडी नहीं करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ते रहेंगे, टारगेट बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको छोटा टाइम देना है। मान लीजिए एक घंटा पढ़िए, उसके बाद 10 मिनट का आप गैप लीजिए, उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़िए। आप 3 4 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप गैप ले लेके पढ़ेंगे तो लंबा पढ़ पाएंगे। इसके लिए आप गैप लीजिए, आराम से पढ़िए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें, अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको ईजी लगने लगेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ वीक होगा, तो आपको उस पर ध्यान देना है, भागना नहीं है उससे। पहले शुरुआत में कोई भी तैयारी करता है उसके लिए सब चीज़ें टफ होती हैं। कोई ना कोई जो भी तैयारी करता है जीरो से तैयारी करता है। तो आप भी अभी तैयारी करना शुरू किए हैं या आपका किसी कारण से एग्ज़ाम में नहीं हो पाया है, तो आप एक बार फिर अपने आप को मौका दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा फॉलो करने की शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। इन द एंड आप देखेंगे, आप इसको 1 महीने तक फॉलो कीजिए, तब आप मुझे बताना कि आपका कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है प्रिपरेशन में। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होगा करने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सब अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या करूँ।